सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, आप खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन के सेकंड लास्ट डे के ऊपर, जिसका नाम है खेल का जुनून। पूरे महीने का सफर आपके साथ बड़ी खुशगवारी के साथ गुजरा है और आपने बड़ा ही सराहा पसंद किया, उसके लिए हम आपके बड़े मशकूर हैं, ममनून हैं। अब सेमीफाइनल भी हो गया है और हमारे पास 2 फाइनलिस्ट जो हैं टीम्स मौजूद हैं, इनके ऊपर भी बात करेंगे, तबसरा करेंगे क्या इन्होंने खेला है और किस तरह से इन्हें खेलना चाहिए था। तनवीर भाई ने बारहा कहा एक खिलाड़ी का एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो मैदान में उतर चुका होता है और क्राउड के साथ फेस करने का उसका अपना ही एक लेवल और अपना ही एक चस्का, जो हम पंजाबी का वर्ड यूज करें तो चस्का जो होता है वो एक अलग ही होता है, एक अलग ही फ्लेवर होता है। मैं तारुफ कराता चलूं उस पर्सनालिटी का जो कि पहले दिन से रोज अव्वल इस शो के हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे शो की जान है, बान है, शान है, आन है। जब मैदान में होते हैं तो खिलाड़ियों की विकेट की गिल्लियां उड़ा देते हैं और जब स्टूडियो में होते हैं तो नाकदीन की खिल्लियां इन्हें हवाइयां भी उड़ा देते हैं। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, आपने बड़ी बातें की हैं हमारे साथ, बड़ी आपने चीज़ें बताई हैं, बड़ी ऐसी भी प्रिडिक्शंस भी दी हैं जो कि सही भी साबित हुई। जैसा आपने कहा अगर ऐसा हो जाता तो यूं होता, तो वो सब कुछ हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हमें एक और पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया हुआ है। आज आप वाहिद साबिक खिलाड़ी नहीं है हमारे साथ। हमारे लिए बड़े फ़ख्र और बड़े ऑनर की बात है कि हमें जो है वो आज इस ट्रांसमिशन के अंदर साबिक खिलाड़ी, साबिक क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए बहुत ही मेहनत ही नहीं की बल्कि बहुत ही काम भी किया है, बड़ा नाम पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है इन्होंने। राशिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह के शुक्र। राशिद भाई, सबसे पहले तो पहले से ही शुरू करेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो सुपर 8 में नहीं आ सकी, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्या तासुरात हैं उस बारे में और क्या आपको लग रहा था टीम को देख के कि हाँ भाई ये टीम जो है वो इतनी इस वक्त इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, या कुछ गड़े और जो ग्रुप बंदी कहा जा रहा है उससे क्या आपका आइडिया क्या था? मिले जुले तासुरात हैं मेरे उसके ऊपर। ठीक है, जीत भी सकते थे, हार भी सकते थे। दो वर्ल्ड कप देखे हैं आप। एक वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गए हम ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसमें नेक टू नेक जाके हार गए, तो हार बर्दाश्त नहीं है हमें। वो टीम भी ठीक थी, ये टीम भी ठीक थी, बस ठीक थी, अच्छी नहीं कह सकते तो ठीक थी, लेकिन हार हमें बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही है, लाइक अफगानिस्तान, इंडिया, तो हमारा गुस्सा और ज्यादा हो जाता है इससे ना कि दोस्त की अच्छा परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान नहीं कर रही, तो चीजें ठीक करने की जरूरत है। और ये 12 दफा कह चुके जब से हम टीवी पे काम कर रहे हैं, 2013 से रिपीट करते हैं कि ये चीज हमारी ठीक होनी चाहिए, ये चीज ठीक होनी चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं चीजों पे। टीम हमारी अच्छा नहीं खेली, मिडिल ऑर्डर हमारे बिल्कुल भी नहीं था था लोगों को, और टिकट थोड़ी ऐसी मिली जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल सर्वाइव कर ही नहीं पाए। और कुछ चीजें और भी हुई, क्योंकि एक साल की प्लानिंग होती है, कोई भी प्लेयर को खेलना है उसको पता होना चाहिए। कुछ प्लेयर अचानक टीम में आए थे तो वो अच्छे होंगे, लेकिन वो टीम के अंदर शायद एडजस्ट नहीं हो पाए। तो बहुत सारे रीजन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हुआ होगा। बिल्कुल, रीजंस आपने बहुत सारे बताए और बहुत सारी चीज़ें भी बताई। अच्छा, तनवीर भाई जो हैं वो अभी आपकी इस बात पर रिएक्ट करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ऑडियो का ग्लिच हुआ हुआ है। आपकी आवाज़ यहाँ पर जो है थोड़ी सी कट के आ रही है। राशिद भाई, मैं आपको दोबारा जो है वो लाइन पर लेता हूँ, हम रिकनेक्ट करेंगे। पीसीआर प्लीज़ दोबारा कॉल मिलाइए राशिद भाई को, इनकी आवाज़ जो है वो यहाँ स्टूडियो कट रही है, तो उसके बारे में जरूर बताइएगा हमें जैसे ही लाइन पर आ जाए राशिद भाई। तनवीर भाई, राशिद भाई जो है वो भी बता रहे थे कि जी टीम के अंदर कुछ खिलाड़ी अचानक से आ गए, कुछ खिलाड़ी जो है वो चले गए और कुछ खिलाड़ियों ने जो है वो एक तसलसल बनाया हुआ था जीत का। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो है वो हम हारे और फिर उसके बाद जो है वो इस बार जो है वो हम आ ही नहीं सके। तो इस तरह के कुछ मिले जुले उनके रुझान थे, तासुरात थे इस बारे में। और मेरे ख्याल में इसके बारे में आपने तो काफ़ी बात की है और बहुत ज़्यादा जो है वो ये बताया गया यार कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए था। स्पेशली आपने आजम खान को जो है वो ये कहकर टारगेट किया था, और टारगेट इन अ सेंस में टारगेट के लफ्ज़ को यहाँ पर लोग बहुत ही गलत लेते हैं कि भाई आपने इसे पिन पॉइंट किया। टारगेट ऐसे किया था कि यार उस बच्चे को थोड़ा टाइम और दे दो, और आपके अच्छे एक पॉजिटिव रिमार्क्स थे उस बारे में। देखें, जो राशिद भाई ने बात की मेरे ख्याल आपको समझ आई, मुझे बिल्कुल जी वो पता नहीं चल रहा क्योंकि स्टूडियो में बिल्कुल आवाज दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं।
और ज़रूर हम राशिद भाई से दोबारा इस पे बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई टीम हारती है ना, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई हमारी टीम हार क्यों रही है। जिस तरह मैं बहुत दफ़ा आज़म खान के बारे में बात करता रहा हूँ, फिटनेस नहीं है, फिर उसके बाद मैंने आमिर की बात की, फिर मैंने अमाद की जो है वो बात की, इसी तरीके से इफ्तिखार की जो परफॉर्मेंसेज रही, शादाब मतलब कहाँ से आ रहा है, क्यों खेल रहा है, किस वजह से खेल रहा है, वो रीज़न रहा। फिर उसके बाद नंबरिंग ऊपर नीचे, शफलिंग बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद बाबर आजम के ऊपर बातें, उसकी कप्तानी पे बातें, उसकी बैटिंग पे बातें। मतलब फिर अगर साइम अयूब जैसे प्लेयर को खिलाया गया, वो भी कुछ नहीं जो है वो कर सका। बॉलिंग की अगर हम परफॉर्मेंसेस देखते हैं, वो भी उस लेवल की नहीं रही। लेकिन ये जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे प्लेयर थे, लेकिन जो चीज़ें हुई कप्तान को टारगेट, दूसरे लोगों को टारगेट, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया उनकी वापसी, जिन्होंने रिटायरमेंट दी उनकी वापसी, फिर उसके बाद कोचिंग स्टाफ में जो लोग लाए गए, मतलब नेशनलिटी बाहर वाले, जो जिस तरह मैं बोलता हूँ, या वहाब रियाज को जिस तरीके से उसको लाया गया, तो जब ये जो सिलेक्शन हुई, ये 3-4 हमारे जो क्रिकेटर्स बैठे हुए थे सिलेक्शन कमेटी में, इनके होते हुए जो सिलेक्शन, ठीक है, वहाब, रजाक, असद शफीक, जो हम बातें करते हैं, मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, अभी तो फिलहाल सिर्फ टारगेट वहाब रियाज हो रहा है ना, क्योंकि वहाब टीम में सीनियर मैनेजर, बाकी तो 3 साइड पे हुए हैं, उनका नाम कोई नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूं उनका नाम, रजाक हो गए, यूसुफ, असद शफीक, ये बिल्कुल साइड पे, उनको कोई नहीं पूछ रहा। तो जब इस किस्म की चीजें, फिर उसके बाद जिस तरह मैं आपके चेयरमैन इतने चेंज होते हैं, साल में 6 आपके चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन चेंज होता है, फिर सिलेक्टर भी चेंज होता है, सिलेक्टर चेंज होता है, कप्तान भी चेंज होता है, फिर कोचिंग स्टाफ भी चेंज होता है। तो वर्ल्ड कप से पहले 4 दिन पहले तक हमें नहीं पता होता कि कौन सी प्लेइंग 11 होगी, कौन से 11 ऐसे लड़के होंगे या 15 ऐसे लड़के होंगे कि टीम खेलेगी। हमें ये नहीं पता होता कि डग आउट में कौन से ऐसे प्लेयर हैं हमारे पास कि ये जो लड़के हैं 11, इनको कोई रिप्लेस कर सके। हम तो सोच रहे थे कि आजम की जगह किसको खिलाएं, हम तो सोच रहे थे कि अगर नसीम शाह को ड्रॉप करते हैं तो उसकी जगह किसको खिलाएं। तो हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ें ही नहीं थी। तो बात यह है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारी जो टीम है वो जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकी। भाई यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है वो टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। राशिद भाई, आपने सुना तनवीर भाई के रिमार्क्स इस बारे में कि जी चेयरमैन चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद बोर्ड चेंज हो जाता है, फिर कमेटी चेंज हो जाती है, फिर सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है। इसका असर जो है वो खिलाड़ियों के जहनों पर भी पड़ता है और फिर उनकी परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तनवीर भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि आपके चेयरमैन चेंज होता है 21 से लेकर अभी तक, जैसे मानी साहब, अमित राजा साहब, फिर उसके बाद फिर मौसम नकवी, इसी के साथ साथ आपकी सिलेक्शन कमेटी पूरी चेंज होती है, इसी के साथ साथ आपके हेड कोच चेंज होते हैं। तो इसी चेंजेस में टीम का माहौल बहुत अच्छा नहीं बनता। तो मेरे ख्याल से इसको बेहतर करना पड़ेगा इसको, और स्पेशली चेयरमैन चेंज होता है तो सब कुछ चेंज हो रहा है। तो फिर पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कि जिसका कोच ही 19 अप्रैल को निकला है यहाँ से और वहाँ पे जाके ज्वाइन किया मई को, तो 8 दिन 10 दिन पहले वो ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह से टीम नहीं बनाया करती है। ये इस वजह से नहीं कह रहे कि हार गए, जब जीत भी जाते फिर भी हम ये कंप्लेन करते हैं कि ये तरीका नहीं है, आपको स्टेबल होना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से स्टेबल होना पड़ेगा, आपको कोचिंग लॉन्ग टर्म रखने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, बहुत सारे काम है। ये ऊपर से काम पाकिस्तान टीम को देख रहे हैं, नीचे क्या हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। आपकी पाइपलाइन में प्लेयर कौन, पाइपलाइन वाले प्लेयर आप खिला देते हो, पाइपलाइन खाली है टीम। सही। अच्छा, बोर्ड की जहां पर बात हो रही है तो राशिद भाई मैं चाहूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो लिया जाए। वहाब रियाज ने जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट की है कमेटी को कि जी ये वजूहात थी जिनकी वजह से हमारी टीम अच्छा नहीं खेल सकी, जिसमें उन्होंने बताया कि जी ग्रुप बंदियां हुई हुई हैं और 1 यूनिट होके नहीं खेले, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, ये अल्फाज उसमें नहीं है, लेकिन इस बात का मतन यही था कि अब जो खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं वो एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। आप इस चीज से कितना एग्री करेंगे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या होगा? मैं डिसएग्री करता हूँ सारी चीजों में, क्योंकि रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं, और जब तक मैं पढ़ नहीं लेता और एविडेंस नहीं होता जब तक बात करने से काफी ऐसा नहीं लिखा होगा। कोई भी रिपोर्ट ऐसे नहीं लिखी जाती, बिल्कुल आपको इशारा दिया जाता है, ग्रुप बंदी का कभी दिया नहीं जाएगा कि ग्रुप बंदी हो गई। ये सब कुछ चीजें मेरे ख्याल से रेलिवेंट होंगी, जब रिपोर्ट आ जाएगी इसको देख सकते हैं। हाँ ये कह सकते हैं कि पहले जैसी जो टीम में जेल जो टीम हुई थी वो उससे कमी नजर आई है, वो कमी नजर आने में और टीम टूट जाने में तो अलग अलग चीजें हैं। तो उसको हम बेहतर कैसे करते हैं, बस सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। रिपोर्ट लिख देना आसान है, कितने भी लिखी होगी,
मैंने अभी देखा नहीं, वहाँ पे नहीं देखा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप अभी चल रहा है। वर्ल्ड कप के बाद चैप्टर शुरू होगा हमारा पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन अभी ये कि रिपोर्ट सबमिट हो गई है, मैंने देखी नहीं है, ना किसी और ने देखी होगी मेरे ख्याल से। बातें बाहर जरूर आ सकती हैं, लेकिन उसमें कितनी सदाकत है अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही बाहर आई है जैसे शाहीन ने वाइस कप्तान बनने से इनकार कर दिया था और ये बात बाहर आ गई थी। तो ये रिपोर्ट के भी कुछ पॉइंट जो हैं वो बाहर आ गए हैं, अभी पब्लिश नहीं हुई है गालिबन। शाहीन ने ना जब मना किया था ना, वो दौर दूसरा था। दौर वो था जब इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे मैच जब हो रहा था, उसमें किसी ने पूछा था, उसमें तो जवाब नहीं दिया था शाहीन ने। लेकिन जब इंग्लैंड पहुंच गए और आखिरी मैच हार गए, उसके बाद टीम अनाउंस हो रही थी, उसके बाद वो आया कि उसने मना कर दिया। दो अलग अलग इंसिडेंट है, क्योंकि अगर टाइमलाइन जोड़ेंगे ना तो दो अलग अलग चीजें। उसको फिर प्रेस के अंदर इस तरह से दिया जाता है कि शाहीन आफरीदी ने मना कर दिया। जैसे गैरी कर्सन का बयान आया, ये 10 या 12 दिन की एक टॉक होती है ना, जो मीटिंग की होती है, क्या शाहीन आफरीदी को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, इसको ये करना चाहिए, तो उसमें लगा तो नहीं आ रहा ना। लेकिन जब हम उसको 10 दिन को कंपाइल करके प्रेस में देते हैं, लीक करते हैं, इसको लीक करते हैं कि गैरी कर्सन की लीक हुई है, वो फिर अथॉरिटी करती है, मैं और आप तो नहीं करवा। वो अपने प्रेशर को तोड़ने के लिए कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं जिससे लोग डाइवर्ट हो जाए, मेन इशू से हट जाए। मेन इशू से हटाने के लिए तनवीर भाई, राशिद भाई ने बड़े अच्छा पॉइंट जो है वो यहाँ पे रेज किया है कि ये चीजें खुद से डाली जाती हैं ताकि लोग डाइवर्ट हो जाए, मेन इशू से हट जाएं कि मुद्दा क्या था उससे आपको हटाना है। कि ये आप बात कर रहे थे हार गया मुल्क, ये हो गया वो हो गया, आपको लगा दिया एक कयास आराई के अंदर के जी फला ने ये कह दिया, फला ने वो कह दिया, पूरा का पूरा आपका जो माइंड है वो वहां पर डाइवर्ट हो गया है। ऐसी चीजें करने से आखिर हासिल क्या होता है, इसका हासिल क्या है? देखिए, हासिल तो ये होता है ना कि मतलब जिस तरीके से राशिद भाई ने बात की, या वैसे भी लोग हर चीज़ आगे पीछे डाइवर्ट करने की जो है वो कोशिश करते हैं कि जो जिस तरह हमारी टीम अभी हारी है, ठीक है, अब हारिस रऊफ की बात हुई और चीज़ें हुई, उसी को लेके बैठ गए, इस चीज़ को साइड पे हमने कर दी। हमने तो हारिस का बोला कि यार इसकी जो इसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही उसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए और उस पर जरूर ठहरना चाहिए। तो क्या ऐसा ही तो नहीं कि जो इंसिडेंट हुआ था जो कि वायरल हुआ है वो भी एक पब्लिसिटी स्टंट ही हो? जाहिर सी बात है वो भी होता है। देखिए, बात पता क्या होती है, ये चीज़ें जो है ना, मेरा तो सवाल सब लोगों से ये रहता है ना, देखिए ये चीज़ें हमेशा से रही हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। अगर आप कप्तानी की बात करें, उसमें भी किसी को ख़राब करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती रही हैं। एक दौर था, एक टाइम था, मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ कि आपकी टीम के अंदर 6-6, 7-7 कप्तान खेलते थे, ठीक है, क्या उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी? क्या वहाँ पे उस टाइम डाइवर्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें नहीं हुआ करती थी? सब कुछ हुआ करता था, ठीक है। तो ये सिलसिले हर तरफ चलते हैं, लेकिन जो मुद्दा है आपको उस पर रहना चाहिए। अच्छा, मुद्दा क्या है? मैं जिस तरह आपसे पहले कह चुका हूं, अगर मुझसे कोई पूछे कि पाकिस्तान टीम क्यों हारी, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि बाबर आजम के पीछे पड़ जाओ जी, बाबर आजम की वजह से टीम हारी। मैं कहता हूं पूरी टीम, पूरी वजह से टीम हारी। अगर कप्तानी होती ना, ठीक है, कप्तानी होती तो आपकी जो जिस तरह मैंने जॉस बटलर या विलियमसन की बात की थी, तो उनसे अच्छा सिस्टम कोई नहीं होता, पहली फुर्सत में इसको फारिग करते अगर कप्तानी की बात होती, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, ये वो जानबूझ के की जाती हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। तो राशिद भाई जितना अरसा इस क्रिकेट में रहे हैं, इस सिस्टम में रहे हैं, पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी की है, मेरे ख्याल है इनसे ज्यादा किसी को आइडिया नहीं होगा। बिल्कुल, इनसे ये जो चीजें डाइवर्ट हैं वो किस लिए की जाती है, ऐसा ही है, इनसे ज्यादा अच्छा आइडिया किसी को नहीं होगा। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए राशिद भाई आपसे जानना चाहेंगे कि बाबर की कप्तानी को लेकर के अभी बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं, कुछ कयास आराइयाँ वही माइंड डाइवर्ट करने के लिए करवाई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, या शायद उन्हीं का ये अंदाजा है कि जी वो कप्तानी छोड़ देंगे T20 की, हो सकता है कुछ अर्सा रेस्ट भी करें T20 से। तो क्या इस वक्त आपके जहन में बाबर को करना क्या चाहिए और होने क्या जा रहा है आपकी सोर्सेज के मुताबिक? देखिए, जब इनको दोबारा कप्तानी दी है तक दी, उस वक्त हमने खिलाफ किया था इस बात से। एक तो जटा सिर्फ आपने गलत हटाया, चल अभी तो आपके पास मैचेस थे ही नहीं ना, वनडे तो थे ही नहीं आपके पास, या T20 का आपने उसको हटा दिया, शाहीन को बढ़ा दिया, शाहीन को बना रहे थे। शाहीन क्या, उससे कुछ मैचेस खेले, उसके बाद बहुत चेंज होता है, उसके बाद दोबारा ऑफर होती है, वो गलत बनाया। अब बीच कैप्टन हो गया, पहले थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, अब कोई लेके आया है उसको ना, अब कौन लेके आया मुझे नहीं पता, लेकिन उसको कोई लेके आया कि आप आए कप्तान बने, जो लेके आया वो अपने पावर। तो मोस्ट वीकेस्ट कैप्टन जो था ना इस पर लास्ट 5 years में, बाबर एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन भी हमने देखा, बाबर एक वीक कैप्टन था।
ये एक्सेप्ट किया है कि लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी बाबर आजम की, जो एक्सेप्ट किया वो माने ना माने, लेकिन ये बात फैक्ट है कि उसने गलत टाइम पे एक गलत डिसीजन किया, जिसकी वजह से उसको सबसे ज्यादा नुकसान तो उसको हुआ। पाकिस्तान टीम को तो हुआ, चलो उसमें 11-15 प्लेयर और थे, लेकिन इतना बुरा परफॉर्मेंस बाबर आजम ने मिला नहीं था पहले, वो बिकॉज ऑफ कैप्टन। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं तनवीर भाई। आप राशिद भाई से कोई सवाल पूछना चाहें? देखिए लाइन पे हैं वो हमारे। राशिद भाई, हमेशा जो वर्ल्ड कप ख़त्म होता है उसके बाद जो है ना ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि उसको कप्तानी से हटा दो, उसको सिलेक्शन कमेटी से हटा दो, वो हेड कोच है उसको फारिग कर दो। जिस तरह मैंने अभी दूसरी और टीम्स में देखा, जिस तरह अगर हम जोस बटलर की मैं बात कर रहा था, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ, उसकी टीम की कितनी बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसको कप्तानी से नहीं हटाया, उसको चलाते रहे। उसके बरक्स एक और हमें मिसाल नजर आती है पैट कमिंस की, जिसकी वजह से 50 ओवर का वर्ल्ड कप टीम जीती। और ये जो T20 हो रहा है, इसमें मिचेल मार्श को कप्तान बना दिया गया। दोनों एक डिफरेंट चीजें, एक जीता उसको हटा दिया, एक की कप्तानी में बहुत बड़ी टीम हारी, बहुत बुरी टीम हारी और उसको नहीं हटाया। मैं ये बार बार लोगों से बात करता हूं और मेरी ये सोच भी है कि कोई भी टीम या बाबर आजम की कप्तानी जो है वो सिर्फ कप्तानी की वजह से टीम नहीं हारती। मेरी हमेशा सबसे लड़ाई ये रहती है कि पूरी टीम क्या करने गई है, सिर्फ बाबर आजम थोड़ी ये चीजें करता है। आप क्या समझते हैं कि वाकई बाबर आजम की वजह से टीम हारी है या कोई और वजूहत भी हो सकती है? मैं भी कप्तान हूँ, मैं तो सिर्फ कप्तानी की बात कर रहा हूँ। कप्तानी उसकी बैटिंग अच्छा थी, लेकिन हारने की वजूहत कप्तान थोड़ी होता है, आपके प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, आप किस तरह से खेल रहे हैं, आप किस तरह से खेल, आपकी सिलेक्शन कमेटी होती है, आपकी प्लेइंग 11 होती है। ठीक है, आप वीक कैप्टन तो हो सकता है आपकी प्लेइंग 11 भी आपकी ना हो, ये मुझे डाउट है। जब वीक कैप्टन होता है, कोई लेके आया है, आपको दोबारा से शायद दी है, तो आप वीक कैप्टन होंगे तो आपकी प्लेइंग 11 भी नहीं खेल रही। जब आपकी 15 आपकी नहीं है, प्लेइंग 11 नहीं है, तो वहां पे फिर आपके डिसीजन में प्रॉब्लम हो जाती है। और जो प्लेयर खेल रहे थे, जो सिलेक्शन थी, ठीक है अच्छे प्लेयर है, लेकिन कुछ प्लेयर मिसिंग भी थे इसमें आप कर ले सकते थे आप। ठीक है, नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन कप्तान का एक होता है कि प्लेइंग 11 में अगर उसकी सही नहीं है, टीम बनाने में उसकी सही नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन जिताने हारने में कप्तान का वैसा अमल दखल नहीं होता कि वो हरवा देगा। किसी में 15 प्लेयर और थे, 14 प्लेयर और थे या 10 प्लेयर और थे, वो जितवा देते। इसमें मैं ब्लेम बाबर आजम को नहीं दूंगा कि उसने मैच करवा दिया, लेकिन टीम का होता है। लेकिन राशिद भाई हमेशा यही क्यों होता है? कप्तान क्यों, हेड कोच क्यों नहीं पकड़ा जाता? उसके बाद जो अजहर महमूद जो क्या होता है, नहीं मैं नाम नहीं देता किसी को, मैं बताता हूँ आपको। भाई गलतियां किसकी होती हैं? हमारे देखो प्रोफेशनलिज्म होता है, तो एक प्रोफेशन होता है क्रिकेट में। देखो मैं क्रिकेटर हूँ, तुम क्रिकेटर हो, आपने शोभा इख्तियार कर लिया कि आपको टीवी पे कमेंट करने हैं, ये आपका प्रोफेशन हो गया। मैं आपको वहां नहीं देखता कि कहीं खड़े हुए आप कोचिंग कर रहे हो या कहीं खेल रहे हो, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया मुझे टीवी पे, तो ये प्रोफेशन हो गया। मेरा भी ये, मैं कोचिंग पे नहीं जाता या कहीं को खेलने नहीं जाता या कोई सिलेक्शन में नहीं जाता। पाकिस्तान में प्रोफेशनल की कमी है। आपके जो सीईओ है उसका शोभा और कुछ है, उसका काम ही नहीं है। आपके पास दो प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, लाइक वसीम खान को लेकर क्या है क्रिकेट का काम करते वक्त पीसीबी में आया, पीसीबी से वो आईसीसी गया, तो प्रोफेशन क्या हुआ, एज ए क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हो गया वो। तो इस तरह के लोग कम है। हमारे पर्चियों के लोग आते हैं, फोन करके यहाँ पे आ जाते हैं, पीसीबी में आ जाते हैं, वो आपका बोर्ड रन कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि बोर्ड कैसे रन कर रहा है। इसकी वजह से ऐसा ही है राशिद भाई, बिल्कुल ये आपकी बात 100% सही साबित हो रही है और हम होते हुए देख भी रहे हैं। मुझे वक्फे पे जाना है, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले जो है वो मैं एक सवाल आपके सामने रखूंगा, बल्कि मुझे बताया जा रहा है कि जी वक्फे का टाइम हो गया है, तो हम ब्रेक पे जाएंगे। जब ब्रेक से आएंगे तो सवाल भी जो है वो जरूर जानेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा फायदा उठाया जाए और आवाम तक वो बात पहुंचाई जाए जो कि सही है। नाजरीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी, खेल का जुनून जारी रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी और सारी है और प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन ऑफ द डे आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। T20 वर्ल्ड कप 2024 में अब तक कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ चुका है? आपके ऑप्शंस हैं ए विराट कोहली, बी एडम मार्करम, सी मोहम्मद रिजवान या फिर डी ग्लेन मैक्सवेल। सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे ओपन है, आप जब चाहें जैसे चाहें जवाब दे सकते हैं। वक्फे में जाने से पहले राशिद लतीफ साहब हमारे साथ थे और अभी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। राशिद भाई, एक सवाल जो है वो मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मैं पूछूं। पीसीबी चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि जी अब बड़ी सर्जरी होगी, तो डॉक्टर साहब की इस पेशेंगोई के बाद सर्जरी किस लेवल की आपको नजर आ रही है, या आपके मुताबिक किस लेवल की सर्जरी होनी चाहिए? ये मशवरा भी आपका वहां तक पहुंच जाएगा? नहीं, सर्जरी नहीं होनी चाहिए। वो उनके जो शायद मिस्टेक थी, उसका जो असिस्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान टीम तो खेल रही थी उसका और क्वालिफाई भी कर सकती थी नेक्स्ट राउंड के लिए। और उसके बाद जो मैंने उनका जो बयान सुना था वो यही था कि अभी टीम खेल रही है और उसके बाद वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि नरम लहजा था उनका। सर्जरी नहीं चाहिए, सर्जरी या ऑपरेशन, ये तो कराची ऑपरेशन 92 वाली बात हो गई ना। तो इसमें बेहतर तरीके से आपको क्या चीजें जरूरत है, क्रिकेट को कहाँ पे आप ठीक कर सकते हो, और सर्जरी में चीजें बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती है। तो अच्छे माहौल में बेहतर लोग ये लोग हायर करें और उसमें अच्छे लोग ढूंढ के आप क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज करें, सेंट्रलाइज किया हुआ सारी चीजें, आपकी कोचिंग से लेके आपकी कलेक्शन तक सेंट्रलाइज है। बोर्ड देखता है सारी चीजें जो दुनिया में कहीं पे नहीं। आप दे दें स्टेट क्रिकेट को, दे दें एसोसिएशन, अपना बोर्ड चलाएंगे, अपना काम करेंगे। हर चीज अगर कदाफी के में होनी है तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप एम्पावर करें दूसरे लोगों को, रिफॉर्म करें अपने बोर्ड के अंदर, तो बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज ये जो भरत निजाम उससे चलना है ना, तो फिर आप फिर और आने के बाद सही। अच्छा, एक चले तनवीर भाई का कुछ पॉइंट आया। राशिद भाई, मेरा सवाल ये आज जाहिर सी बात है, आज आप हमारे साथ है तो मेरी कोशिश है कि जितने सवाल आज पहली बार राशिद ऐसा हुआ तनवीर भाई जो है वो पूरे 3.5 मिनट चुप रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राशिद भाई, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि जी हमारी क्रिकेट को बेहतर होना है, हमारे लोग ऐसे लेके आए जो इस सिस्टम को चला सकें। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि जी बाहर के कोचेस नहीं आने चाहिए, दूसरी तरफ कुछ लोग जो मेरे जैसे लोग वो कहते हैं कि आप अपने पाकिस्तान के कोचेस को इज्जत दें, वो क्या कर रहे हैं, इतने अरसे से काम करते हैं, उनको कहीं नहीं लाया जाता। कुछ लोग कहते हैं अपने लेके आओ लेकिन उनको लाओ, वो सियासत करते हैं। कुछ कहते हैं बाहर से आते हैं, उनको सिस्टम का नहीं पता। तो ये कैसे चीजें ठीक होंगी? कौन से लोग ऐसे आएंगे, चाहे लोकल हो, पाकिस्तान के हों या पाकिस्तान से बाहर हों, तो हमारा सिस्टम कैसे वो चीजें ठीक कर सकते हैं? इसमें बेस्ट क्या होता है, टाइम है तो थोड़ा बता देता हूँ। जापान से पाकिस्तान हॉकी का कोच बुलाया था, ठीक है ना, तो उसने कोच अपनी टीम को ठीक करने के लिए नहीं बुलाया था, उन्होंने बुलाया था कि आपके कोचेस ट्रेन करेंगे। जो फिर बहुत पुरानी बात है, जापान ने फिर हॉकी में डोमिनेट किया, पाकिस्तान को भी हरा देते, उन्होंने कोचेस बनाए। तो जब हम बाहर से ले रहे हैं टेक्नोलॉजी, कोच के साथ आप लेके आए टेक्नोलॉजी, लेके आए उसका यूजेज लेके आए, किस तरह से यूज करना है। और एक टाइम होता है कि एक हद तक आप लेके आएंगे। इंडिया की मिसाल दे देता हूँ मैं, जॉन राइट आए, जॉन राइट के बाद और भी कोचेस आए, फिर गैरी कस्टन आए, बीच में जेफ चैपल आए। गैरी कस्टन उनके और एक शायद डंकन फ्लेचर उनके आखिरी कोच से बाहर के। उसके बाद उन्होंने बाहर के कोचेस लिए, उन्होंने ट्रेन किया अपने तमाम आईपीएल को, पूरे अपने सिस्टम को ओवरऑल किया, अपने एसएससी को ठीक किया। उसके बाद फॉरनर कोच इंडिया में आया नहीं, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ तक हम लेके चलेंगे, फिर अपने कोच चेंज करेंगे। आज राहुल द्रविड़ है और विक्रम राठौर काम कर रहा है उनके लिए, अनिल कुंबले काम कर रहे थे, रवि काम कर रहे, सब सक्सेसफुल रहे हैं उनके पास। लेकिन डेटा की पूरी टीम है उनके पास, हमारे पास वो चीज नहीं है। बायो मैकेनिक्स की लैब है, चंडीगढ़ हो जाए या बैंगलोर हो जाए, तो सारी चीजें टूल्स हैं जो उनके बाहर साउथ ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में यूज हो रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूज हो रही है। सेम चीज इंडिया ने अडॉप्ट की हुई है, जिससे आप फायदा उठा रहे हैं। हम लोग नेकेड आई पे कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास टूल है नहीं है तो हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। हमारे कोचेज अगर बायोमैकेनिक्स लैब में जाएंगे तो कहाँ से क्योंकि सिखाया ही नहीं गया।
डेटा को रीड करना हमारे कोचिंग को आता नहीं है, नेकेड आई से कोचिंग कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना बाहर, तो उनके पास प्रोफेशनल लोग होते हैं। हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटी है ही नहीं पाकिस्तान में जहाँ पे हम अपने प्लेस को पहुंचा सकते हैं। तो पहले अपने कोचिंग को ट्रेन करना है हमें। हमारे कोचिंग अच्छे हैं, लेकिन एक हद तक अच्छे हैं कि बच्चे को वो लेक्चर दे सकते हैं। क्या एरर है उसका, क्या तो हमें सिखाना है, डिटेक्शन क्या है और करेक्शन कैसे करनी है, इससे हम बहुत दूर दूर तक वाकिफ हैं। तो वही हमारे पास पूरी कोचिंग की, बहुत अच्छे कोचिंग हैं, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन बहुत सारे पर्ची वाले कोचिंग सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं और असिस्ट भी कर रहे हैं। मैं अभी मिसाल देता हूँ, अजहर अली बहुत से प्लेयर है, असद शफीक, उन्होंने लेवल 3 लेवल 4 वालों को असिस्ट किया है जिनका कोचिंग एक्सपीरियंस ही नहीं है। जो वो यहाँ तक जा सकता है ना, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये सोच देखने आप ना कि एक प्लेयर्स ने क्रिकेट छोड़ी है, अजहर अली और असद शफीक ने क्रिकेट 2 ईयर्स छोड़ी है, उनका इस कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं। वो एक 25 साल 30 साल से जो कोचिंग कर रहा है उसको असिस्ट कर रहे हैं, उसको बाहर कर रहे हैं कि आप कोच अच्छे नहीं हो। इस सिस्टम में उस्ताद जिसने उसको खेलना सिखाया, उस्ताद को जो माइनस कर रहा है कि ये अच्छा कोच नहीं है, तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छे कोचेस की कमी यहीं पर है। अच्छा, हमने ये भी देखा है खैर राशिद भाई कि हमारे बहुत से साबिक खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल टीम्स को भी जो है वो जाके कोच कर रहे हैं, लेवल 3 लेवल 4 जो है वो कर करके, कभी कोई लंदन से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है। तो ये एक अलमिया हो सकता है कि तादाद उनकी कम है शायद, या यहाँ से ज़्यादा जो है वो वहाँ उनका रुझान हो सकता है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा राशिद भाई, और वो ये है कि हमारी टीम मुसलसल जो है वो इस वक्त नाकामियों का शिकार होती जा रही है, चाहे वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, चाहे ये 20 ओवर का वर्ल्ड कप हो, या अभी तक मैं खैर बाबर को टारगेट करते हुए नहीं कह रहा कि उनकी कप्तानी के अंदर हम कोई ट्रॉफी या कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते, मैं ओवरऑल टीम की बात कर रहा हूं कि परफॉर्म नहीं कर पा रही। आप भी ऐसी टीम का हिस्सा रह चुके हैं जिसने दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो नाम रोशन किया है। तो इस वक्त क्या चीज, किस चीज की कमी आपको टीम में नजर आ रही है कि अगर ये चीज ठीक हो जाए तो टीम जो है वो वापस अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और एक मरतबा फिर पाकिस्तान अपना नाम रोशन कर सकता है? क्योंकि 2026 में तो हम क्वालिफाई खेलने जा रहे हैं। नहीं, क्वालिफाई नहीं खेलने जा रहे हैं हम लोग सही जा रहे हैं, खेलेंगे। इसमें यह है कि हमारे जो कंपटीशन हो रहा है ना, हमारे बोर्ड जो मैचेस रखता है वो गलत है। हम जिम्बाब्वे को बुला लेते हैं, वेस्ट इंडीज को बुला लेते हैं, वो भी बी टीम को, हम बांग्लादेश को बुला लेते हैं, श्रीलंका, ये हमारी लिमिट है। हम 2 टेस्ट खेलने के लिए जाते हैं, हम 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए जाए ऑस्ट्रेलिया, 5 T20 खेलने के लिए इंग्लैंड जाएं, 5 टेस्ट और 5 T20 वनडे खेलने के लिए हम साउथ अफ्रीका जाएं, तो आपकी टीम बेहतर होगी। मार खाएंगे ना यहाँ पे, अभी तो हम मार तो खा ही नहीं है। राशिद भाई जो टीम बड़ी आती, सॉरी राशिद भाई, जो टीम बड़ी आती है उसमें तो वो बी टीम भेज देते हैं, उसमें क्या करें फिर? उनसे भी आ जाते हैं। वो एक टाइम था, न्यूजीलैंड के टाइम था, आईपीएल चल रहा था, वो गलत टाइमिंग थी, वो गलत टाइमिंग थी। वही तो बता रहा हूँ कि हमारा मसला खेलने वाले का नहीं, खिलाने वाले का है। बिल्कुल, आप बड़े अच्छे टूर रखें तो मजा आएगा खेलने में। फिर आपको नीचे ए टीम और अंडर 19 की बायोलेटरल होनी चाहिए। आपकी पाइपलाइन तो खाली है ना, आपको जो थोड़ा सा पीएसएल में कहता है पाकिस्तान टीम में फेंक देते हो, वो तो रिफाइन तो हो ही नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा गैप है पीएसएल और पाकिस्तान। ये बिल्कुल एक बड़ा गैप आया। राशिद भाई आपका पॉइंट बिल्कुल मिल गया। राशिद भाई ये मसला कब हल होगा? जब टीम वर्ल्ड कप से बाहर होती है और सारे हमारे एक्स क्रिकेटर जो बड़े स्टार बनते हैं सारे, वो कहते हैं कि मैनू जगह बना दो, मैं आ जावा टीम के नाल, मैं फलानी जगह आ जावा। ये इनके भी तो अपने रिलेशन इतने होते हैं ना, क्या आप नहीं समझते कि इन सब की वजह से टीम बर्बाद होती है? टीवी पे जो क्रिकेटर बैठा हुआ है या जो बैठे हुए सबको भी सुना जाता है। तब भी सुन लो कौन पॉजिटिव है, कौन अच्छा बोल रहा है। फिर मैं सीखता हूँ, देखता हूँ, बादिश खान को देखता हूँ, वो अच्छा बोलता है, सेंसेबल बोलता है, उसको उससे सीखो ना आप। हर कोई जो सिर्फ 5 दिन के लिए या 15 दिन के लिए आके बैठा है ना, तो वो हेट फैलाएगा, और हेट ट्रेवल तेज करता है ना, मतलब तो वो भी तेज ट्रेवल करती है। बॉल टेम्परिंग का फौरन पूरी दुनिया में खबर चली गई। हालांकि वो 15 दिन से बैठे कोई बात नहीं आई क्रिकेट के बारे में, क्या था। तो ये उन्हें राशिद भाई अगर पता होता तो वो टीम का हिस्सा ही होते। खैर वो अब टीवी पे बैठ करके बता रहे हैं कि उन्हें बहुत पता है। अच्छा जी, जाने से पहले राशिद भाई मैं आपसे कल के फिनाले के लिए प्रेडिक्शन चाहूंगा, इंडिया या साउथ अफ्रीका, और वेरी क्विकली बताइएगा कि क्यों। दोनों अनडिफिटेड टीम है, दोनों बहुत अच्छी टीम है, लेकिन इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। साउथ अफ्रीका बॉलिंग में बहुत तगड़ी नजर आ रही है, पेस अटैक है ना, बहुत तगड़ा है उनका। बैटिंग भी इंडिया में खेल के स्पिनर को लेके क्विंटन डिकॉक हो जाए या क्लासेर हो जाए 5 में, या रिजा हैंड्रिक्स है, मिलर है, सब है,
बैटर या जी, यानी आपको लग रहा है कि इंडिया का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा इसमें भारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आप हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, हो गया है एक वक्फे का, वक्फे पर जाएंगे और जब वक्फे से वापस आएंगे तो आपको ये बताएंगे कि तनवीर भाई ने 3 दिन पहले क्या कहा था और कल के मैच में क्या हुआ। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। खेल का जुनून जारी है। सर, यहां जो इनके स्पिनर्स हैं इंडिया के, यादव, अख्तर, ये तो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, क्या इंग्लैंड इनका सामना इजीली कर लेगा? अब जिस टीम के पास स्पिनर्स अच्छे हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे, वो चेस करवाएंगे दूसरी टीम से। ये मेरी अपनी वो है कि सेकंड बैटिंग में आपकी। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, वो इतनी आसानी से वो नहीं कर सकता। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी सारी है और आपने बताया कि जी जिनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं वो पहले बैटिंग करेंगे और फिर जो है वो रुकवाएंगे। इंडिया ने यही किया और इसके साथ साथ आपने ये भी बताया था कि इंग्लैंड को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए, बल्कि आपने कहा था कि जो भी टीम टॉस जीत रही है उसे पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपने रुकवाना है और प्रेशर होगा, सेमीफाइनल है। और इसके बरअक्स हुआ जो कुछ भी हुआ, कल इंग्लैंड ने टॉस जीता और बॉलिंग कर दी। देखिए, अगर आप रोहित शर्मा से उनकी बातें सुने, वो भी यही कह रहे थे कि अगर मैं टॉस जीता मैं पहले बैटिंग करता। वो करेंगे ही बैटिंग पहले, क्योंकि उनको ये पता है कि देखिए जहां पे भी एशियन पिचेस है ना, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया या पाकिस्तान हो गया, इन जगहों पे स्पेशली ज्यादातर, श्रीलंका को शायद मैं फिर भी थोड़ा सा पीछे रख दूं क्योंकि वहां फिर भी बॉल ना बड़ा अच्छा बल्ले पे आता है। अच्छा। लेकिन बांग्लादेश हो गया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान या इंडिया, ये 4-5 कंट्रीज ऐसी हैं यहां पे बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक होता है। तो ऐसी जगहों पे जब भी जिस टीम के पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं वो हमेशा टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगी। क्योंकि मैंने आपसे एक दिन पहले बात की थी कि कोई भी जितना बड़े से बड़ा प्लेयर भी है वो पिच को रीड नहीं कर सकता इतनी अच्छी तरीके से। जॉस बटलर ने पिच को, या उनके कोच, हेड कोच ने जो भी उसने रीड किया होगा, वो ये समझ रहे होंगे फ्लैट पिच है, बड़े अच्छा बल्ले पे आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पहला बॉल गिरा इंग्लैंड का तो उससे साफ क्लियर नजर आया कि ये यहाँ पे बॉल ब्रेक होगा। आपने देखा फास्ट बॉलर का बॉल भी लो रह रहा था, कैरी नहीं हो रहा था, तो उससे क्लियर अंदाजा हो सकता है। फिर उसके बाद हमने यही बात की कि 160-65 भी अगर इंडिया कर गया तो इंडिया नहीं करने देगा। वही हुआ। जब इन्होंने 171 का टारगेट दिया, मैं समझ गया, मैंने आपको क्लियर कह दिया था कि ये नहीं इंग्लैंड की टीम कर सकती अनलेस कि सर्किल में बहुत ही कोई तगड़ी किस्म की फिल सॉल्ट या जॉस बटलर इनिंग खेल जाए, तो तब जाके कहीं ना कहीं अगर वो सेट हो, वरना किसी भी नए बैट्समैन के लिए स्पिनर का खेलना बहुत मुश्किल था। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक की है, बहुत बड़ी मिस्टेक इन्होंने कर दी। अच्छा, कल होने जा रहा है जी ग्रैंड फिनाले 2024 के T20 वर्ल्ड कप का बेहतरीन मुकाबला, बड़ा मुकाबला। अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका जो है वो पहली मरतबा फिनाले खेलने आ रहा है, बल्कि वो सेमीफाइनल में भी पहली मरतबा ही जीता है। तो फिर जाहिर सी बात है वो फिनाले जो है वो खेलना है। हमेशा सेमीफाइनल से ही जो है वो मोस्टली आउट हुए हैं, कभी क्वार्टर से कभी सेमी से निकल जाते थे। लेकिन इंडिया और साउथ अफ्रीका ने आपस में अभी तक 26 मैचेस खेले हैं। हेड टू हेड आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। 14 इंडिया जीता है, 11 साउथ अफ्रीका जीता है। लगभग सेम स्कोर जो है वो इनके मोरलेस रहे हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हुए इंडिया 10 बार जीता है। यहां पर एक एज हासिल है इंडिया को टॉस का इनके मुकाबले में। देखें, चाहे साउथ अफ्रीका भी टॉस जीते, सबसे पहले इंडिया को बॉलिंग करवाए, मतलब अच्छा। खुद बैटिंग करे। टॉस जीते, खुद बैटिंग करे, इंडिया को सेकंड बॉलिंग मत दो। आप इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट चेज मत करने जाओ। लेकिन जब शर्मा टॉस जीतेगा वो 100% बैटिंग करेगा। सही, उसकी पूरी कोशिश होगी कि मैं, देखिए कह रहे हैं 10 बार जीते हैं वो। देखिए, आपके पास जिस किस्म की भी बॉलिंग है, अच्छी है, हल्की है, नॉर्मल है, जो भी है, लेकिन जब आप नॉकआउट मैच में आप बैटिंग करते हैं ना पहले, उसका एक तो प्रेशर नहीं होता। सही है। अभी अगर मिसाल के तौर पर ये इंग्लैंड की टीम इंडिया के अगेंस्ट पहले बैटिंग कर रही होती ना, उसमें सॉल्ट भी आउट हो जाता, बटलर भी आउट, एक आध और कोई प्रेशर नहीं है जी, 20 ओवर में इतना करना है। बिल्कुल। मैंने आपको क्या बोला था कि आप 2-3 ओवर जरा सेंसिबल खेल के उस मैच को थोड़ा सा स्लो करो, ठीक है ना। वो जो चढ़े हुए इंडियंस आपके ऊपर चढ़े होंगे,
तो ये होता है, अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग करती शुरू में 2-3 आउट भी हो जाए तो उनके पास एक टाइम होता है कि थोड़ा स्लो कर दो, विकेट्स इन हैंड रखो, आखिरी 4-5-6 ओवर में अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो रन जो हमने शुरू में विकेट्स की वजह से रोके हुए थे वो हो सकता है कवर हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया को आपने बैटिंग करवा दी पहले, वो मुझे नहीं लगता फिर आप फाइनल जीत पाएंगे। अच्छा चलें, फाइनल नहीं जीत पाएंगे लगता है, लेकिन मेरी टीम इंडियन है। आपकी टीम इंडिया है? मैं दिल से मैं मतलब कहने का मकसद मैं चाहता हूं ना कल के लिए, मैं चाहता हूं साउथ अफ्रीका जीते, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत मुश्किल से आई है बिल्कुल में, लेकिन मेरी टीम इंडिया है। अच्छा, आप इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो मैं जी साउथ अफ्रीकन बन रहा हूं अब, और देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में अब तक कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने में कामयाब रहा है? इसका सही जवाब है AK मार्करम, जिन्होंने 8 मैचेस के अंदर कितने कैचेस पकड़े हैं भाई? ये मेरे पास इसके स्टैट्स कंप्लीट नहीं आए हैं। चलें जी, सबसे ज़्यादा कैचेस लेकिन इन्होंने ही पकड़े हैं, और इसका सही जवाब दिया है समीर शाहिद साहब ने। इनका ताल्लुक जो है कराची से है। बहुत बहुत मुबारक हो समीर साहब आपको, बहुत जल्द, आज माफ़ कीजिएगा, शाहमीर शाहिद साहब ने जो है वो इसका सही जवाब दिया है। सर आपको आपका गिफ्ट हैम्पर बहुत जल्दी मिलेगा। कल के लिए तनवीर भाई ने इंडिया को चूज़ किया है, मैंने साउथ अफ्रीका को चूज़ किया, और कल इस कड़े मुकाबले के बाद आपके साथ इस सीजन के आखिरी शो में आपसे मुलाकात होगी। मैं कैसे साउथ अफ्रीका चूज कर सकता था? कैसे? मैंने तो बोला था इंडिया और इंग्लैंड से जो जीतेगा वो फाइनल जीतेगा। अरे हाँ एग्जैक्टली भाई, ये तो फिर तो मैंने तो इंडिया के साथ जाना था ना भाई। या इंडिया की जगह इंग्लैंड भी होता तो मैंने इंग्लैंड के साथ जाना था। सही है जी, क्लिप निकालने का टाइम नहीं, वरना मैं लगवा भी देता। आपने कहा था। नाज़रीन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। खेल का जुनून आज तक जारी है, कल के बाद जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि कल फिनाले होने जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।